दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच हाल ही में जो अचानक तनाव पैदा हुआ है उसने सभी को चौंका दिया। मामला यूएस से खरीदे जा रहे भारत के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से जुड़ा है, लेकिन कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। भारत ने 2020 में बोइंग से इंडियन आर्मी की एविएशन विंग के लिए 6 नए अपाचे ऑर्डर किए थे। इनमें से 3 हेलीकॉप्टर जुलाई 2025 में भारत पहुंच भी चुके थे, लेकिन बाकी 3 नवंबर में आने थे और तभी खेल शुरू हुआ। 8 नवंबर को जो कार्गो एयरक्राफ्ट AN-124 भारत आने वाला था, वह अचानक बीच रास्ते से ही अमेरिका लौट गया। वजह बहुत अजीब थी। तुर्की ने एयर स्पेस क्लियरेंस अचानक वापस ले ली। अब तुर्की ने इसे अननोन लॉजिस्टिक इशू कहा, लेकिन असल कहानी इससे कहीं गहरी है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन मार गिराए थे और ये बात तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये ड्रोन तुर्की ने ही पाकिस्तान को दिए थे और इन्हें ऑपरेट भी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के सोल्जर ही पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे। लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ इन ड्रोन्स को मार गिराया, बल्कि इनके ऑपरेटर्स को भी सफलतापूर्वक मार गिराया था। तुर्की पाकिस्तान का पुराना मित्र देश है और वह कश्मीर मुद्दे से लेकर हर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्गो विमान अमेरिका से निकलकर इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट तक पहुंच चुका था और वहां 8 दिनों तक खड़ा रहा। इसके बाद इसे भारत की तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन अचानक यू टर्न लेकर सीधा मेसा गेटवे एयरपोर्ट अमेरिका लौट गया। इतना बड़ा कार्गो वापस जाना कोई नॉर्मल मिसकम्युनिकेशन नहीं, बल्कि साफ संकेत है कि तुर्की ने जानबूझकर रास्ता रोका। लेकिन तुर्की शायद एक बात भूल गया कि आज भारत किसी एक देश या रूट पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है। भारत के लिए सिर्फ रास्ता बदलेगा, डिलीवरी नहीं। अब संभावना है कि अपाचे हेलीकॉप्टर यूएस से मिस्र, सऊदी अरब या ग्रीस होते हुए भारत पहुंचे। इजराइल और ग्रीस दोनों भारत के बेहद करीबी साथी है, इसीलिए लंबा रूट जरूर होगा, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित होगा। यानी एयर स्पेस ब्लॉक होना भारत के लिए दीवार नहीं, बस 2-4 दिन की देरी है और अब भारत ने बैकअप रूट पूरी तरह तैयार कर लिया है। हालांकि ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की ट्रैवल प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत और तुर्की की बदलती पॉलिटिकल दिशा को भी दिखाता है। भारत ने हाल ही में तुर्की के नेशनल डे परेड को बॉयकॉट किया था और भारतीय अधिकारी सेलिब्रेशन में मौजूद नहीं थे। तुर्की को ये सीधे सीधे एक डिप्लोमेटिक मैसेज लगा और जवाब में उसने एयर स्पेस रोककर अपना गुस्सा दिखाया। तुर्की पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अशांति भी बढ़ा रहा है। पिछले 4 सालों में भारत के खिलाफ फेक वीडियो, ट्रेंडेड हैशटैग और नेगेटिव प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा इन्हीं देशों से चला है। कई रिपोर्ट्स में पता चला है कि हजारों फेक खातों को पैसे देकर एक्टिव कराया गया ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये सिर्फ एक नाराजगी नहीं, बल्कि एक प्रकार का डिजिटल वॉरफेयर है। आर्थिक मोर्चे पर भी तुर्की की हालत अच्छी नहीं है। भारत हर साल $450 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है, जबकि तुर्की को भारत से होने वाला व्यापार कुल एक्सपोर्ट का सिर्फ 1 से 1.5% है। मतलब अगर भारत चाहे तो तुर्की की जगह किसी भी दूसरे बाजार को आसानी से चुन सकता है और अपनी इकोनॉमी पर 1% भी असर नहीं आएगा। दूसरी तरफ तुर्की की करेंसी लीरा दुनिया की सबसे तेजी से गिरती मुद्राओं में शामिल है। कभी 1 लीरा 8 रुपए के बराबर होता था, लेकिन आज सिर्फ 2 रुपए रह गया है। 2021 से लेकर अब तक लीरा 60% से ज्यादा गिर चुका है। यह गिरावट तुर्की की इकोनॉमी की कमजोर स्थिति का संकेत देती है। इसी बीच भारत लगातार दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। ऐसे माहौल में तुर्की का भारत जैसे विशाल बाजार खोना खुद उसके लिए नुकसान है। तुर्की 2028 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालत देखकर इसे पूरा होते देखना मुश्किल है। भारत इस पूरे मामले को सिर्फ एयर स्पेस ब्लॉक की छोटी घटना की तरह नहीं देख रहा। ये तुर्की की पॉलिसी, उसका पाकिस्तान की तरफ झुकाव और भारत विरोधी रुख का संकेत है। भारत का स्टैंड साफ है। अगर कोई देश भारत के खिलाफ एक्टिवली काम करता है तो उसके साथ आर्थिक और रणनीतिक दूरी बढ़ना तय है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है जहां दूसरे देशों की धार से डरकर चुप बैठना पड़े। आज भारत के पास मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप
मल्टीपल एयर रूट्स और ग्लोबल सपोर्ट है। इसीलिए अपाचे हेलीकॉप्टर चाहे किसी भी रास्ते से आएंगे जरूर। ना तुर्की के ब्लॉकेज भारत को रोक सकती है, ना पाकिस्तान की राजनीति और ना सोशल मीडिया के फेक कैंपेन। यही वजह है कि ये पूरा मामला तुर्की के लिए भी एक चेतावनी है। अगर वह भारत के खिलाफ इस तरह की राजनीति करेगा तो कीमत उसे भी चुकानी पड़ेगी, चाहे वह इंडस्ट्री में हो, ट्रेड में हो या डिप्लोमेसी में। भारत अब हर चुनौती को मौके में बदलने की क्षमता रखता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस से आ रही है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे हैं। ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि अगले ही महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की उम्मीद है और दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते को इस दौरान फाइनल किया जाना है। मॉस्को पहुंचते ही जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से विस्तृत बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, चाहे वह यूक्रेन का युद्ध हो, मध्य पूर्व की स्थिति हो, अफगानिस्तान हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों एससीओ, ब्रिक्स, G20 और यूएन में सहयोग हो। जयशंकर ने साफ कहा है कि भारत दुनिया में शांति स्थापित करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। उनका कहना था कि सभी पक्ष अगर रचनात्मक तरीके से आगे बढ़े तो संघर्ष का जल्दी अंत और लंबे समय की शांति सुनिश्चित की जा सकती है। जयशंकर ने यह भी बताया कि रूस के साथ रिश्ते हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए अहम रहे हैं। भारत और रूस के बीच विश्वास का रिश्ता दशक भर पुराना नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से चला रहा है और बदलती दुनिया में दोनों देश इसे और मजबूत बनाना चाहते हैं। इस मुलाकात का एक और बड़ा मकसद है जमीन तैयार करना राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए। ये विजिट भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा होगी, जिसके तहत अभी तक 22 बैठकें हो चुकी है। इस साल 30वीं बैठक होने वाली है और दोनों देश इसमें ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष और परमाणु सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रहे हैं। कई समझौते लगभग तैयार हैं और माना जा रहा है कि पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले उन्हें फाइनल कर लिया जाएगा। पुतिन आखिरी बार 2021 में भारत आए थे, तब भी दोनों देशों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मोहर लगाई थी और इस बार भी उम्मीद है कि रिश्ते और गहरे होंगे, खास तौर पर ऐसे समय में जब दुनिया में भू राजनीतिक खींचतान लगातार बढ़ रही है। अपनी रूस यात्रा के दौरान जयशंकर एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बैठक संघाई सहयोग संगठन के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की वार्षिक बैठक है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भी संबोधित करने की संभावना है। ऐसे मंच न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि व्यापार, आतंकवाद रोधी सहयोग और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर भी बड़े फैसले तय करते हैं। यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति भी इस यात्रा के दौरान साफ तौर पर दोहराई गई। भारत न किसी पक्ष का समर्थन कर रहा, न किसी के खिलाफ खड़ा है। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, युद्ध जितना लंबा चलेगा नुकसान उतना ज्यादा होगा। शांति ही दुनिया के हित में है। भारत लगातार संवाद, बातचीत और कूटनीति को ही इस संकट का समाधान मानता है और रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए की जा रही वैश्विक कोशिशों का समर्थन करता है। कुल मिलाकर जयशंकर की ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, ये भारत और रूस के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी में एक और मजबूत ईंट जोड़ने जैसा है। दुनिया चाहे जिस दिशा में जा रही हो, भारत और रूस का रिश्ता स्थिरता, भरोसे पर टिका हुआ है। पुतिन की भारत यात्रा के बाद इस साझेदारी में और मजबूती आने की पूरी संभावना है। साथ ही इस दौरान कई बड़ी मेगा डील होने की उम्मीद है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।